Good morning, students. All student of BA second year, third semester. Students, आज का चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति। अब राजनीतिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य की भांति 18वीं शताब्दी की में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। इस काल में इस संदर्भ में काफ़ी परिवर्तन हो रहे थे। इन परिवर्तनों को विभिन्न लेखकों और चिंतकों ने अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। इन अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण ही 18वीं शताब्दी की स्थिति के बारे में एक आम सी यह धारणा भी बन गई थी कि कुछ इतिहासकार इस शताब्दी को अंधकारपूर्ण शताब्दी का नाम भी देते हैं, तो कुछ यहाँ से आधुनिक युग की शुरुआत को महत्व देते हैं। इस प्रकार दोनों बिल्कुल विपरीत मीन्स अपोजिट पक्ष हैं दोनों के। इन दोनों पक्षों के होने का कारण भी यही है कि अधिकतर लेखन या तो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था पर हुआ था या फिर औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों व उनके प्रभाव पर। और इस जितने भी लेख लिखे गए हैं इनमें सब में एक मेन बात सामने आई थी कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी, जो बाद में धीरे धीरे जैसे मुगल साम्राज्य में जितने भी जिनके कमज़ोर उत्तराधिकारी आए हैं उनकी वजह से धीरे धीरे बिल्कुल निम्न स्तर तक पहुंच गई। अंग्रेजों ने इनमें से कुछ नए प्रयोग किए जिनके चलते हुए भारतीय कृषि उद्योग व व्यापार स्तर में कुछ चेंजेस आए। इन सभी पक्षों से यह स्पष्ट है कि या तो यह जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये जानकारी 17वीं शताब्दी से अधिक है या फिर 19वीं या 20वीं शताब्दी की। लेकिन इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की विभिन्न पक्षों को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो जैसे उस टाइम पीरियड के जो जितने भी गांव थे मीन्स जो सेल्फ डिपेंडेंट विलेजेस थे, जैसे 18वीं शताब्दी में भारत की जो 90% से अधिक जनसंख्या थी वो गांव में रहती थी। अब देखो एक सेकंड स्टूडेंट्स, जैसे हम बोल रहे हैं कि उस समय इतना ज़्यादा आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, तो गांव भारत में प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर रहे थे। मध्यकाल में भी गांव की स्थिति में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे। स्थायी तौर पर गांव में विशेष बात यह थी कि अधिकतम जीवन यापन की चीज़ें वहीं उपलब्ध हो जाती थी। गांव के लोग शहर या बाजारी व्यवस्था पर अधिक आश्रित नहीं होते थे। इस कारण गांव को लघु गणराज्य का नाम दिया गया था। गांव में कृषि व गैर कृषि कार्य करने वाले लोग रहते थे। कृषि से जुड़े लोगों को जब शक्ति की आवश्यकता होती थी तो गांव के लोग सभी लोग उसकी मदद करते थे। इसी तरह कृषि से जुड़े औजार इत्यादि का काम भी गांव में ही जातीय आधार पर तो होता था, क्योंकि गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, मोची, जुलाहा, धोबी, तेली इत्यादि होते थे। अर्थात जैसे सभी लोगों के मिलजुल कर सभी लोगों के सहयोग से सारे कार्य संपन्न हो पाते थे। इन लोगों को इनके कार्यों के बदले में कृषक समुदाय अनाज देता था। आपस में भी लोग चीज़ों का आदान प्रदान करते थे और मुद्रा का सामान्यतः प्रयोग सीमित होता था। गांव में पैसे इत्यादि की व्यवस्था के लिए साहूकार भी होते थे। लोग उनसे कर्ज लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते थे और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रामीण समुदाय आपस में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा उनका अस्तित्व बिल्कुल आत्मनिर्भर था। मतलब वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं थे। मीन्स वो अपना कार्य करते थे और अपना गुजारा करते थे और उनका जीवन बिल्कुल शांतिमय तरीके से चल रहा था। लेकिन उसमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जैसे कोई अगर हम बात बोलें तो डेवलपमेंट वाली कोई यहाँ पे बात नहीं थी कि ग्रामीण समुदाय में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में जो जीवन चलता है उसी के अकॉर्डिंग इनकी ज़िंदगी बसर हो रही थी। इसके बाद मुख्य व्यवसाय था कृषि। 18वीं शताब्दी में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। कृषि व्यवस्था में मध्यकालीन विशेषकर मुगल काल के बाद कोई विशेष चेंजेस नहीं आए थे। कृषि करने के तरीके बिल्कुल परंपरागत थे, जो बिल्कुल पुराने समय से चले आ रहे थे। रबी व खरीफ की 2 फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती थी। भारत में विभिन्न क्षेत्र विभिन्न फसलों के लिए जाने जाते थे, जैसे बिहार, बंगाल में, उड़ीसा में चावल, पंजाब, अवध व दिल्ली के क्षेत्र में गेहूं, राजपूताना में चना, दक्षिण भारत गुजरात मुल्तान क्षेत्र में कपास की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती थी।
गन्ने की फसल भारत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में होती थी। कृषि में थोड़ी बहुत नई तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा था। सिंचाई के क्षेत्र में रहट का प्रचलन मैदानी क्षेत्र में बढ़ रहा था। रहट स्टूडेंट्स आपको अच्छे से नॉलेज होगा कि जिसमें बैल एक बिल्कुल मतलब रहट का जिसमें रहट में पानी रहट से निकाला जाता था। इस तरह से नील की खेती उत्तरी भारत में धीरे धीरे लोकप्रिय होती जा रही थी। तंबाकू, आलू, मिर्च इत्यादि नई फसलों की कृषि व्यवस्था से जुड़ रही थी। अनाज की कीमतें संपूर्ण भारत में एक जैसी नहीं थी। प्राकृतिक आपदा विशेषकर अकाल व बाढ़ कृषक के जीवन में मतलब जो बिल्कुल बहुत क्रिटिकल समय जब होता था और जब उनके जीवन का जो बुरा समय होता था उसको प्राकृतिक आपदा बोलते थे। 1701 से 1800 ईस्वी के बीच भारत में विभिन्न हिस्सों में कुल मिलाकर 24 तरह के अकाल पड़े। कृषि करने वाले कृषक समूह एक जैसा नहीं थे। भूमि के असली मालिक जमींदार होते थे, जैसे चेन सिस्टम होता था, सबसे हायर उस पे होते थे जमींदार, जबकि खेत जोतने वाले कृषकों को खुदकाश्त, पाही और मुजारे इत्यादि के नाम से जाना जाता था। ये सभी कृषक सरकार को लगान एवं भू राजस्व देते थे। तो जमींदार मतलब जो जमींदार होते थे वो भूमि के मेन स्वामी होते थे, और कृषक और काश्तकार और पाही और जो मैंने आपको अभी भी बताया मुजारा, ये लोग उनके अंडर कार्य करते थे। इसके बाद है उद्योग व्यवसाय। उद्योगों की दृष्टि से मुगल काल में भारत में काफ़ी उन्नति की थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रही। भारत में ब्रिटेन व यूरोप की भांति औद्योगिक क्रांति अभी नहीं आई थी, इसलिए यहाँ उद्योग व्यवस्था परंपरागत थी, जिसे कुटीर उद्योग कहा जाता था, और भारत में प्रत्येक गांव में उत्पादन कार्य होता था। यह उत्पादन कार्य जातीय आधार पर तो होता था। उद्योगों को पहले मुगल शासकों का संरक्षण प्राप्त था, बाद में क्षेत्रीय शक्तियों के उत्थान के साथ स्थानीय शासकों ने भी उद्योगों का संरक्षण दे दिया। उद्योगों की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि भारतीय कपड़े की विश्व में बहुत ज़्यादा पहचान थी। यह कपड़े सूती, रेशमी, ऊनी तीनों तरह के थे, और सूती कपड़ा लगभग सारे भारत में बनता था, जबकि रेशमी कपड़े को मामले में बंगाल उल्लेखनीय था। ऊनी कपड़े में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर श्रीनगर, कश्मीर मुख्य केंद्र थे। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त लोहे से बनी चीज़ें जैसे हथियार, बर्तन व दैनिक जीवन की चीजें काफी मात्रा में तथा लगभग सभी स्थानों पर बनती थी। चीनी, पटसन, सजावटी सामान, चमड़ा, आभूषण, लकड़ी, पत्थर की चीजें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बनती थी। नौका तथा समुद्री जहाज के निर्माण में भी भारत काफी जिसको बोला जाए कि स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर थी। भारत में निर्मित जहाज अभी भी यूरोपीय जहाज़ों की तुलना में बड़े तथा लंबे समय तक कार्य करते थे। विभिन्न स्रोतों से इस बात की भी पुष्टि होती है कि ब्रिटेन में बने जहाज लगभग 6000 टन क्षमता के होते थे, तथा इनका जो टाइम पीरियड होता था, इनकी आयु लगभग 5 वर्ष मानी जाती थी, तथा इनकी मरम्मत भी संभव नहीं थी। जबकि भारतीय जहाज 15,000 मतलब 3 टाइम्स तक, इससे ज़्यादा मतलब 3 टन की क्षमता के थे, 15,000 टन की क्षमता के थे, तथा इनका जो टाइम पीरियड था 12 से 15 वर्ष होता था। में इनकी 2 बार मुरम्मत भी हो सकती थी। मतलब आप देखो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया ब्रिटेन जैसी कंट्री से कितना आगे था, कितना फास्ट था, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट अभी ज़्यादा नहीं हो रही थी। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार। कृषि व उद्योग के बाद व्यापार भी भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य अंग थे। प्राचीन व मध्यकाल की भांति भारत का व्यापार काफ़ी विकसित था, तथा व्यापार दोनों आंतरिक व बाह्य प्रकार का होता था। आंतरिक व्यापार 18वीं शताब्दी में नए नए राज्यों के उत्थान के साथ कुछ नए शहरों व नगरों का भी उत्थान हुआ था। इन नगरों व शहरों को जोड़ने वाले मार्ग अस्तित्व में आए। इनके कारण आंतरिक व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। इस व्यापार में यहाँ विभिन्न नए नए आयाम जुड़े। यही स्थानीय स्तर पर बाजार की प्रकृति में बदलाव आया।
इस काल में हैदराबाद, लखनऊ, पटना, झांसी, जयपुर, कानपुर, मैसूर, नागपुर, गुवाहाटी जैसे नगरों का उत्थान हुआ। इस काल में कुछ पुराने नगरों के वैभव में कुछ कमी आई, जैसे कुछ विशेषकर आगरा व फतेहपुर सीकरी का नाम जिसमें लिया जा सकता है। फतेहपुर सीकरी स्टूडेंट्स आपके नॉलेज में होगा कि जैसे इनका जो प्राचीन काल में जो वैभव था उसमें कुछ पहले के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में कुछ कमी आई। आंतरिक व्यापार के संदर्भ में स्पष्ट है कि बड़े बड़े व्यापारिक केंद्रों पर थोक व्यापारी होते थे जो अपना माल मतलब खुदरा व्यापारियों को बेचते थे। वह व्यापारी बंजारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को भेजते थे। स्थानीय स्तर पर व्यापारी दलालों के माध्यम से जो मीडियोकर्स होते हैं खरीद कर बाजार में बेचते थे, जहां दुकानदार आम व्यक्ति को चीज़ें बेचते थे। इन्हें दुकानदारों से गांव के साहूकारों, जमींदारों व अन्य लोगों का संबंध होता था। आंतरिक व्यापार में बाजार के साथ साथ मेले व मंडियां भी लगती थी। आंतरिक व्यापारों के बारे में एक विशेष बात यह थी कि विभिन्न क्षेत्रों के नवाब या शासक अपने क्षेत्रों के माल गुजरने की सुरक्षा के बदले में टैक्सेस मतलब चुंगी वसूलते थे। इससे दूर दराज की चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती थी। इसके बाद है जैसे एक्सटर्नल ट्रेड। अभी आपको पढ़ाया था जो इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार, और अब मैं बता रही हूँ एक्सटर्नल ट्रेड। सभी व्यापार के संदर्भ में जैसे यह शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस दौरान यूरोपीय शक्तियों का भारतीय व्यापार पर काफ़ी वर्चस्व बढ़ चुका था। डच व पुर्तगाली सीमित क्षेत्रों से व्यापार चला रहे थे। फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच व्यापारिक एकाधिकार को लेकर कर्नाटक के युद्धों के नाम से संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः अंग्रेज सफल रहे। दूसरी ओर 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल से विजय अभियान प्रारंभ कर दिया था तथा वे धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में भी अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे थे। जिन क्षेत्रों पर उनका नियंत्रण हो जाता था वहां की व्यापारिक व्यवस्था पर वे पूरी तरह से कब्जा कर लेते थे। यह तो आप स्टूडेंट्स आपने लास्ट टॉपिक में भी जैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है 1757 और बक्सर के युद्ध में, कि जैसे जैसे मतलब वो इस तरह की नीति चलाते थे और फिर वो विभिन्न प्रकार की संधियां अपनाते थे और उन संधि में भी उन लोगों का ही बेनिफिट होता था। और फिर उनके बाद जिन क्षेत्रों पर उनके कंट्रोल में जो क्षेत्र आ जाते थे वहाँ की पूरी व्यापारिक व्यवस्था वो अपने कब्जे में ले लेते थे। आंतरिक व्यापार थल व जल दोनों मार्गों से होता था। थल मार्ग से व्यापार काबुल, कंधार, बल्ख, बुखारा, काशनगर मार्ग जो मतलब भारत के साथ लगती हुई सीमाएं थी जिनकी, इससे मध्य एशिया के देशों के साथ होता था। इसी प्रकार पश्चिम एशिया के देश व चीन के साथ भी व्यापार चलता था। इस व्यापार पर लगभग भारतीय व्यापारियों का ही प्रभुत्व था। समुद्री व्यापार में अरब व फारस क्षेत्र के व्यापार पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण ज़्यादा था, जबकि बंगाल की खाड़ी में व्यापारों पर डचों, अंग्रेजों व पुर्तगालियों ने नियंत्रण कर लिया था। भारत व यूरोप के मध्य व्यापार पर अंग्रेजों के द्वारा सर्वोच्चता स्थापित बिल्कुल 100% कर ली गई थी। इसके बाद इस काल में भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं में जैसे जो भारत से बाहर दूसरे देशों में भेजी जाती थी, सूती वस्त्र, नील, गेहूं, अफीम, मसाले, चीनी, चमड़े का सामान, कपास, इमारती लकड़ी और संगमरमर के पत्थर जो मतलब भारत में बहुत ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के होते थे, ये भारत से बाहर निर्यात किए जाते थे। जबकि भारत में आयात होने वाली चीज़ों में सोना, चांदी, आभूषण, इत्र, शराब, मेवे, घोड़े, कच्ची रेशम, हाथीदांत, मोती व विलासिता की चीज़ें होती थी, जो मतलब भारत बाहर से इंपोर्ट करता था दूसरी कंट्री से। आयात व निर्यात की तुलना करें तो स्पष्ट है कि निर्यात आयात की तुलना में अधिक था और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में भारत के पक्ष में था, मतलब भारत की इसमें उन्नति और तरक्की हो रही थी। जबकि इसी शताब्दी के अंतिम दिनों में यह धीरे धीरे करके टोटली अंग्रेजों के पक्ष में हो गया।
तो स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो रहा है आपको कि अंग्रेजों ने कैसे धीरे धीरे करके अपना प्रभुत्व स्थापित किया, और जिन चीज़ों में जो इंडिया की स्पेशलिटी थी, जो इंडिया की इंडियन गुड्स था, वो सारा सामान वो फिर उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने अपना कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद अर्थव्यवस्था की जो अन्य मतलब विशेषताएं थी, कृषि उद्योग व व्यापार से संबंधित पक्षों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी थी, जिसके वर्णन से जैसे हमें इस अर्थव्यवस्था की जानकारी कंप्लीट हमें पूरी तरह से मिलेगी। जैसे बैंक व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम। भारत में मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी में इसका काफ़ी विकास हुआ। यहाँ यहाँ यह स्पष्ट है कि इस काल में बैंकिंग व्यवस्था आज की तरह तो नहीं थी। इस काल में व्यापारी व साहूकारी व्यापारिक व वाणिज्यिक गतिविधियों में हुंडी का प्रयोग काफ़ी बड़े स्तर पर करते थे। हुंडी जैसे मैं आपको बताऊं, अपने आप में एक दस्तावेज था जिस पर किसी साहूकार व व्यापारी की पहचान अंकित होती थी। यह विनिमय के लिए कहीं भी प्रयुक्त हो सकती थी। इसी तरह व्यापारी व सेठ हर तरह के भुगतान के लिए विभिन्न शहरों में अपने प्रतिनिधि भी भेजते थे, जो विनिमय को अपने आधार पर करते थे। जहाज व्यापारी अपने लाभ का कुछ हिस्सा अपने संगठनों के पास जमा करते थे। संगठन जहाज व्यापारियों को कर्ज देते थे, और मतलब कर्ज तो देते ही थे, साथ ही वे किसी विपदा के समय जहाज इत्यादि को नष्ट होने पर व्यापारियों की जमीन को बोया भी करते थे। जैसे इसमें ये बता रखा है कि अगर व्यापारियों को मतलब अगर कोई लॉस हो जाता था उनका, तो उनको उसके बदले में उनको उनकी ज़मीन को फिर वो अपना वो कब्ज़ा कर लेते थे। और जैसे वो हुंडी सिस्टम है, वो एक तरह का जैसे दस्तावेज मैंने बोला, जैसे चेक, किसी तरह का चेक होता था। इसके बाद जैसे उत्पादन व वितरण व्यवस्था, उद्योगों के संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत में स्थानीय स्तर पर उत्पादन काफ़ी होता था। इस उत्पादन की वितरण व्यवस्था बहुत अच्छी थी। विभिन्न नवाब जैसे कुलीन सामंत, जो हायर रैंक के लोग होते थे, उत्पादन में विशेष रुचि लेते थे, फिर स्वयं व्यापार भी करते थे। उन लोगों ने अपने को इस तरह व्यवस्थित किया जिससे उनमें लगातार वृद्धि हो। उनकी इस सोच के कारण उत्पादन व वितरण काफ़ी अच्छा हुआ। राजनीतिक एकता ना होने के कारण भी भारत में विभिन्न हिस्सों में माल आसानी से आता जाता था। फिर जैसे समाज में आर्थिक असमानता, 18वीं शताब्दी के समाज में आर्थिक असमानता बहुत अधिक थी। अब जैसे स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास ऐश्वर्यता व ऐश्वर्य मतलब भोग विलास, और मतलब जिसमें विलासिता और अपने पैसे को मनचाहे तरीके से खर्च करने के लिए बहुत सारा सामान था और बहुत सारा पैसा था। दूसरी ओर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसके पास जीवन यापन करने के उचित साधन भी नहीं थे। इस काल में मध्यम वर्ग की उपस्थिति इतनी सशक्त नहीं थी कि वे किसी तरह से अपनी पहचान स्पष्ट कर सकें। अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी कुछ संतुलित थी। मुगल काल के पतन के बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उत्थान हुआ, जिनमें केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई, और इसी काल में जैसे नादिर शाह व अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों के आक्रमण भी हुए, और फिर उन्होंने जितने लूटमार की, उस लूटमार से दिल्ली जैसे शहरों की आर्थिक स्थिति व शाही परिवार की स्थिति को भी कमज़ोर कर दिया। और इसी शताब्दी में अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की जीत हुई। अब जैसे हमने पढ़ा है स्टूडेंट, जैसे जो 1757 में प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, और इससे पहले जैसे अंग्रेजों का भारत में ब्रिटिश लोगों का आगमन हुआ था, तो ये ब्रिटिश लोग ये अकेले नहीं थे, इनके साथ जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली ये लोग भी आए, और इनका आपस में भी संघर्ष चलता रहा। आपस में भी इनकी बहुत हद तक प्रतिस्पर्धा चलती रही, जिनमें मतलब डच और पुर्तगाली को तो इन्होंने बहुत जल्दी रास्ते से हटा दिया। फ्रांसीसियों के बीच भी इनकी प्रतिस्पर्धा हुई, और फ्रांसीसियों के साथ भी फिर फाइनली बाद में अंग्रेजों की जीत हुई। और
जैसे 1757 में प्लासी के युद्ध में इस जीत के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की विजय में भारत में अपने साम्राज्यवाद की इसकी शुरुआत कर दी थी। और जैसे जैसे वो जीतते गए वैसे वैसे वो शोषणवादी नीतियां अपनाते गए। साम्राज्यवाद इन द सेंस वो जैसे अपने आप राज्यों को अपने विजित राज्यों को बढ़ाते गए और दूसरे दूसरे राज्यों को विजित करके उनमें सम्मिलित करते गए, जिसके कारण अर्थव्यवस्था खराब होती गई और जिसका परिणाम यह रहा कि 19वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति 18वीं शताब्दी की तुलना में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था कि 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मेन विशेषताएं थी, मेन फीचर्स थे, और फिर इसके बाद जो इसके अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं थी। और इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो आत्मनिर्भर गांव थे, फिर मुख्य व्यवसाय कृषि था, उद्योग व्यवस्था थी, उनके व्यापार थे, व्यापार में जैसे आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, और फिर जो अर्थव्यवस्था में बैंक व्यवस्था, उत्पादन व वितरण व्यवस्था, और समाज में आर्थिक असमानता। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कैसे उन्होंने फ्रांसीसियों को भी हरा के और उनको अपने प्रतिस्पर्धा में उनको पराजित करके साम्राज्यवाद की शुरुआत की थी। और 19वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक स्थिति 18वीं शताब्दी की तुलना में बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।